नमस्कार साथियों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 संघ और उसका राज्य क्षेत्र का सेकंड पार्ट। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र पे। मैंने इसका जो पहला पार्ट है वो आपको बता दिया, जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको बता दिए। 4 अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, बहुत डिटेल से मैंने बात की। आज हम उसके आगे का जो हिस्सा है, जो वैधानिक पार्ट है, उस पर बात करेंगे। देखिए, मैंने बताया था अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने जो भी नए राज्य बनाए हैं, राज्यों का जो पुनर्गठन किया है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक जितने भी राज्य बने, कैसे कैसे बने, क्यों बने, किस तरीके से बने, उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो साथियों, एक चीज़ और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब मैं कंटिन्यू एक लेक्चर आपको डेली अपलोड करूंगा और कल या परसों से हम ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। तो एक लेक्चर पॉलिटी का, एक ज्योग्राफी का, दोनों लेक्चर दो लेक्चर डेली के मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे कंपटीशन से लेकर सिविल सर्विस तक, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, जैसे लेखपाल का है, बीडीओ का है, स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम है, सीपीओ का है, एसएससी का है, रेलवे का है, या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम है, पीसीएस, आईएएस का एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे कंपटीशन से लेकर यूपीएससी तक का एग्ज़ाम, आपको उसमें ये बहुत मदद करने वाले हैं लेक्चर। ये पूरी सीरीज हम चलाएंगे और सारे सब्जेक्ट में कवर करूंगा। जो मेन 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये तो करूंगा ही करूंगा। इसके साथ जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे पर्यावरण है, कृषि है, नगरीकरण है और करंट अफेयर, यहाँ तक की सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। तो आपको ये बहुत मदद करने वाला है। तो अगर आप सीरियस हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये कंटिन्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसमें एक बेल आइकन का निशान आता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी दबा लीजिए। ये आपको कंटिन्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। जो ये मैं स्लाइड बना रहा हूँ, इसकी मैं पीडीएफ बना के भी डाल दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो पीडीएफ डेटा भी भेज दूंगा। तो ये हमारा टारगेट है कि हम रेगुलर करें इसको और 3-4 महीने में हम अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग बने थे, जिसमें एक समिति थी, 2 आयोग थे। उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनमें ब्रिटिश शासन करते थे, कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें विधानसभाएं होती थीं, कुछ राज्य ऐसे थे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां मुख्य आयुक्त बैठता था, कुछ राज्य ऐसे थे जो देसी रियासत के रूप में काम करते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो बहुत सारी देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाया गया, लेकिन वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। हमने कहा कि अभी टेम्परेरी रूप से आप भारत संघ में आ जाइए, हम बाद में डिसाइड करेंगे, जब हमारा संविधान बन जाएगा उसके बाद देखेंगे कि राज्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 3 तरह बल्कि 4 तरह के राज्य होते थे हमारे यहाँ। कौन कौन से? एक तो वो राज्य थे जहाँ सदन होता था, सदन काम करता था, यानी विधानसभा होती थी। दूसरे राज्य वे होते थे जो गवर्नर के अंडर में आते थे, जहाँ गवर्नर शासन करता था, कोई सदन नहीं होता था। तीसरे राज्य थे जो मुख्य आयुक्त के अंडर में थे, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, वहाँ पर अधिकारी होता था मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त के अनुसार शासन होता था, या फिर ऐसे कहें कि वो संघ शासित राज्य थे, मुख्य आयुक्त प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार के शासन करता था। और चौथे प्रकार का एक ही राज्य था जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका सिस्टम पूरी तरीके से अलग था। तो ये 4 प्रकार के राज्य उस समय थे हमारे भारत में। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हो, ऐसी मांग दक्षिण भारत से उठने लगी। खासतौर पर जो मद्रास राज्य था, उस समय मद्रास राज्य बहुत बड़ा राज्य था साउथ में, तो मद्रास राज्य में एक आंदोलन हुआ कि जो लोग तेलुगु भाषी हैं, उसमें 2 तरह के लोग रहते थे,
तमिल भाषी और तेलुगु भाषी। तो वो लोग डिमांड कर रहे थे, जो तेलुगु भाषी थे, कि जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए मद्रास राज्य को 2 हिस्सों में बांटा जाए और अलग एक नया राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पर। तो भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया सबसे पहले, और इसको ये काम दिया गया कि भाई आप बताइए कि क्या भाषा के आधार पर हम नए राज्य बना सकते हैं। तो एस के धर की अध्यक्षता में आयोग बना, 1948 में बना। 1948 में इसने अपनी सिफारिश दी। इसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर हम नए राज्य नहीं बनाएंगे, बल्कि प्रशासनिक आधार पर हम नए राज्य बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर अगर राज्य अलग बनाना शुरू कर दिया तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, और आगे चलकर हो सकता है कि भाषा के आधार पर लोगों में अलगाव की भावना आ जाए। इसके बाद भी ये मांग दक्षिण भारत से लगातार उठती रही कि नहीं, भाषा के आधार पर आप हमें नया राज्य बना कर दीजिए। फिर एक और नई समिति बनी, जेवीपी। जेवीपी मतलब 3 सदस्यों की समिति थी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीताराम भैया, 3 सदस्य थे इसमें, इस समिति में। इस समिति ने भी 1948 में बनी है, और इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने भी वही बात दोहराई जो भाषाई प्रांत आयोग ने कही थी। इन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर हम नए राज्य नहीं बनाएंगे, राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा, ना कि भाषा के आधार पर। क्यों? क्योंकि यही बात उस समय सब लोगों के दिमाग में थी, कहीं ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर राज्य अलग होते चले जाएं और फिर आगे चलकर जो अखंड भारत बड़ी मुश्किल में बना है इतने दिनों की आज़ादी के बाद, वो फिर से न टूटना शुरू हो जाए, लोगों के दिमाग में अलगाव की भावना ना आ जाए। इसलिए इस बात को, भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने वाली बात को नहीं माना गया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटती है। कांग्रेस के एक नेता थे, लोकल नेता श्री रामालू। श्री रामालू अनशन कर रहे थे इसी बात को लेकर। वो भी चाहते थे कि भाषा के आधार पर मद्रास से अलग राज्य बने तेलुगु भाषी लोगों के लिए। तो श्री रामालू आमरण अनशन कर रहे थे इसी मांग को लेकर, और आमरण अनशन करते समय उनकी मौत हो गई। और अचानक उनकी जो मौत हुई इस अनशन के समय, तो ये मामला और ज़्यादा भड़क गया, और फिर ये मांग इतनी तेज हुई कि सरकार को मजबूरी में घोषणा करनी पड़ी कि हाँ, हम भाषा के आधार पर मद्रास में एक नया राज्य बनाएंगे। और 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर राज्य बना। मद्रास, आजकल जो तमिलनाडु है वो मद्रास होता था, तो 2 राज्यों में बांट दिया गया मद्रास को। एक तमिलनाडु जो तमिल भाषी लोगों के लिए था, और दूसरा आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी लोगों के लिए था। ठीक है। इसके बाद फिर जब ये हुआ, सरकार ने घोषणा कर दी और आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया, तो ये मांग और तेज हो गई। दूसरे स्टेट भी कहने लगे, जैसे आपको पता है पहले बम्बई राज्य होता था। बम्बई राज्य में गुजरात भी शामिल था और आज का महाराष्ट्र भी शामिल था। गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते थे। तो ये बम्बई में भी मांग उठने लगी कि यहाँ भी भाषा के आधार पर 2 राज्य बना लीजिए। फिर दोबारा एक नया आयोग बनाया इस सब चीज़ों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए। इसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली एक्चुअल में एक न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति रहे थे। 3 सदस्यीय आयोग था ये, और इसने ये जो आयोग बना 1953 में बना, और इसने जो अपनी सिफारिश दी उसमें कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा के आधार पर हम बना सकते हैं नए राज्य। इसने कहा कि भाषा के आधार पर हम नए राज्य बना सकते हैं, और ऐसा करना चाहिए सरकार को, सारे राज्य जितने भी 4 तरह के अभी राज्य हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में, उनको सबको ख़त्म करके और नया सिस्टम बनाना चाहिए। 16 पूर्ण राज्य बनाने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। ये सिफारिश दी फजल अली आयोग ने, और फिर इसी सिफारिश को मानते हुए सरकार ने 1956 में 14 पूर्ण राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ध्यान रखें, सिफारिश में उन्होंने कहा कि 16 पूर्ण राज्य बनाए और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आयोग समिति की सिफारिश ये जरूरी नहीं कि सरकार माने, तो उन्होंने उसी जो सिफारिश उन्होंने की थी उसी आधार पर काम किया। लेकिन 16 की जगह कितने राज्य बने? पूर्ण राज्य बने 14, और केंद्र शासित प्रदेश बने 3 की जगह 6। ठीक है। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये आ गया, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। याद रखें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था। कब बना? 1953 में बना। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते। देखिए ये देख लीजिए, देखिए ये जो है ये 1956 का मैप है और ये 2019 का है, वर्तमान का मैप है। अब इसमें देखिए 1956 में क्या है, जब हमने भाषा के आधार पर 14
14 पूर्ण राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। उस समय हमारा भारत ऐसा था, हमने इस तरीके से अपने राज्यों का निर्माण किया है। तो यही आज हमारा टॉपिक है, हम यही पढ़ेंगे कि 1956 से आज तक कैसे कैसे कब कब कौन कौन से राज्य बने। ठीक है, चलते। तो देखिए 1960 पे आ जाते हैं। 1956 तक की स्थिति क्लियर है। 1956 में क्या था, 14 पूर्ण राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब 1960 में क्या हुआ, बम्बई राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाए, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र मराठी भाषी के लिए, गुजरात गुजराती भाषियों के लिए। तो यहाँ ये हो गया आपका 15वां राज्य गुजरात। ठीक है, मैं नंबर डाल रहा हूँ, गिनती करते चलेंगे, आज तक पहुँचेंगे, 28 तक पहुँचेंगे। ठीक, उसके बाद 1961 में क्या हुआ, 10वां संविधान संशोधन किया। क्यों किया, क्योंकि दादरा नागर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया। पहले क्या स्थिति थी दादरा नागर हवेली की, देखिए दादरा नागर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे में था और पुर्तगालियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जब भारत के पक्ष में फैसला दिया तब इसको खाली किया। 1954 में इसको खाली कर दिया था, लेकिन हमने 1954 से 1961 तक वहाँ अस्थायी व्यवस्था के तहत शासन किया। 1961 में 10वां संविधान संशोधन करके इसको भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। ठीक, अब चलते हैं 1962 में। 1962 में क्या हुआ, 12वां संविधान संशोधन किया हमने। क्यों किया, गोवा दमन द्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा को अलग, दमन और द्वीप को एक जगह। ठीक है, इनकी क्या स्थिति थी, देखिए गोवा दमन द्वीप भी 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा हमने पुर्तगाल से छीने थे। ये भी पुर्तगाल के कब्जे में थे, हमने बलपूर्वक उनको अपने कब्जे में किया था। 1961 में पुर्तगाली यहाँ से चले गए, लेकिन 61 से 62 तक वहाँ भी टेम्परेरी शासन चला। 1962 में 12वां संविधान संशोधन करके हमने इनको एक गोवा को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया, दमन द्वीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है, इन पे नंबर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ पूर्ण राज्यों पे नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बार बने हैं, बहुत बार कम हुए। अब 1963 में आ जाइए। 1963 में क्या हुआ, 14वां संविधान संशोधन हुआ। क्यों, क्योंकि पांडिचेरी को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। पांडिचेरी का क्या सीन है, देखिए पांडिचेरी जो था वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था और पांडिचेरी में 1954 में जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ के लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं और मजबूरी में फ्रांसीसियों को इसको खाली करना पड़ा। 1954 से 1963 तक यहाँ भी इसी तरीके से चलता रहा और 1963 में इसको हमने 14वां संविधान संशोधन करके भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। एक घटना और घटी, 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके पूर्ण राज्य बनाया गया। तो एक पूर्ण राज्य यहाँ हमें देखने को मिला, ये था 15वें नंबर का। उसके बाद ये सारे केंद्र शासित प्रदेश बने और 16वें नंबर का पूर्ण राज्य बना नागालैंड। अब देखिए 1966 में आते हैं। 1966 में बहुत बड़ी घटना घटी जब पंजाब को तोड़कर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, 2 तो बने केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, और एक बना हरियाणा पूर्ण राज्य। ठीक, तो पंजाब बहुत बड़ा राज्य था पहले, आज़ादी से पहले तो बहुत बड़ा प्रांत था, कुछ पाकिस्तान में चला गया, छोटा हो गया, लेकिन जो बचा उसको भी फिर 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। हिमाचल को बनाया हमने केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को बनाया हमने केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा को बनाया हमने पूर्ण राज्य। तो हरियाणा हो गया हमारा 17वें नंबर का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 1966 तक टाइमलाइन याद करनी है, देखिए बहुत आसान है। 60, 61, 62, 63 ये कंटिन्यू है, उसके बाद छोड़ दीजिए 64, 65, फिर आ जाइए 66 पे। तो ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। अब देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए 66 के बाद आ जाते हैं 69 पे। 69 में क्या हुआ, 22वां संविधान संशोधन हुआ और 22वें संविधान संशोधन से मेघालय को एक उपराज्य बनाया। कहाँ से अलग करके, असम से। मेघालय क्या बनाया, उपराज्य। देखिए ये पूर्ण राज्य नहीं है, अभी उपराज्य। इसका भी कंसेप्ट भारत के संविधान में नहीं था, इसलिए संविधान संशोधन करना पड़ा। तो इसको अभी हम गिनेंगे नहीं, अभी पूर्ण राज्य नहीं बना, जब पूर्ण राज्य बनेगा जब गिनेंगे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 1971 पे आ जाते हैं। 71 में क्या हुआ, हिमाचल जो पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया था पंजाब को तोड़ के, याद है 66 में, उसको बना दिया पूर्ण राज्य। तो यहाँ एक राज्य बढ़ा, तो ये कौन सा राज्य होगा, ये होगा, वहाँ पहुँच गए थे हम कितने नंबर तक, 17 नंबर तक, ये होगा 18वां राज्य। इसके बाद 1972 में आ जाते हैं। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 3 पूर्ण राज्य बने। ध्यान रखना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय आसपास के ही हैं। और इसके साथ साथ एक घटना ये घटी, अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। तो हम मणिपुर पर डालते हैं 19 नंबर, और त्रिपुरा हो गया 20वां, और मेघालय हो गया 21वां राज्य।
ठीक है, अरुणाचल को छोड़ देते हैं, याद रखना है। लेकिन अरुणाचल भी कब बना केंद्र शासित प्रदेश? 1972 में। अब आते हैं 1975 पर। 1975 में क्या हुआ? देखिए, सिक्किम के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जब मैं कल पढ़ा रहा था, जो मैंने अनुच्छेद 2A बताया वो सिक्किम से संबंधित था। सिक्किम को पहले अधिराज्य बनाया, फिर पूर्ण राज्य बनाया। अधिराज्य बनाया तो हमने संविधान संशोधन किया, क्योंकि अधिराज्य का कंसेप्ट नहीं था। उसके लिए अनुच्छेद 2A जोड़ा और एक नई अनुसूची जोड़ी थी, 10वीं अनुसूची, जिसमें सिक्किम से जो हमारी संधि हुई थी उसकी शर्तें लिखी हुई थी 10वीं अनुसूची में। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद सिक्किम की जनता ने कहा नहीं, हम पूर्ण राज्य के रूप में शामिल होना चाहते हैं, तो हमने फिर इसको अधिराज्य की जगह पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और फिर संविधान में संशोधन किया 36 बार, और उसको अनुच्छेद 2 को और अनुसूची 10 को हमने समाप्त कर दिया। इस तरीके से सिक्किम पहले अधिराज्य और फिर पूर्ण राज्य बना, और पूर्ण राज्य का नंबर आएगा इसका 22वां। ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं। 1987 में क्या हुआ? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा पूर्ण राज्य बने। जो पहले केंद्र शासित थे पूर्ण राज्य बन गए। अब देखिए, मिजोरम कौन से नंबर का हो गया? 22 का, अरुणाचल 23 का, गोवा 24 का। ठीक है, क्लियर है? चलें अगली स्लाइड पे। ठीक, तो ठीक है, 2000 पे आते हैं। अब 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ नया राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड नया राज्य हुआ बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, झारखंड नया राज्य बना बिहार से अलग होकर। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब इन पे नंबर डाल लेते हैं। वहाँ हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 25 तक। तो ये हो गया 26वां, ये 27वां और ये 28वां। अब आ जाइए 2014। 2014 का याद होगा, तेलंगाना नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, और ये बना हमारा 29वां राज्य। ठीक, और हमारे यहाँ हो गए 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी इसी तरीके से घटते बढ़ते रहे हैं, उनको हमने नंबर नहीं डाला है, लेकिन पता होना चाहिए। यहाँ आते आते ये स्थिति थी, 2014 से 2019 तक यही स्थिति रही, और हमारे रट गया कि हमारे यहाँ कितने हैं? 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 2019 में क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में तोड़ दिया गया, और 2 जो राज्य बनाए वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो एक राज्य हमारा जो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था वो कम हो गया, और राज्य रह गए 28, और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। 7 की जगह हो गए 8, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये 8वां हो गया और ये लद्दाख 9वां हो गया। ठीक है, लेकिन अभी एक और घटना घटी है, बिल्कुल लेटेस्ट। देखिए, इनकी डेट भी याद रखनी है, क्योंकि ये लेटेस्ट घटना है, करंट अफेयर के रूप में पूछ सकता है। तो 2019 की में जो डेट है जम्मू कश्मीर को तोड़ने की, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने की, वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में बट गया। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी, जबकि लद्दाख सीधे सीधे इस तरीके से होगा जैसे चंडीगढ़ है और अंडमान निकोबार, बाकी सारे विधानसभा वाले सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश थे अब तक, एक दिल्ली, एक पांडुचेरी, पुदुचेरी है उसका नाम, और अब ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को हुआ, ये डेट भी याद रखनी है। ऐसे ही 26 जनवरी की डेट याद रखनी है। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। एक है दादर नगर हवेली और दूसरा है दमन और दीव। दोनों को एक जगह करके जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश 9 की बजाय अब रह गए 8। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आया समझ में? देखिए, हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया इस टॉपिक को। संवैधानिक प्रावधान देखे इसके, संविधान में क्या लिखा है वहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लाके, करंट तक लाके छोड़ा है। और इस तरीके से ये समग्रता में हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आए तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।